मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ इलाहाबाद के देही इलाकों में किसानों ने यौम सियाह मनाया। बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले किसान तंजीमों ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए और मरकजी हुकूमत की ज़रई पॉलिसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजी जलसों में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी शिरकत की। इलाहाबाद में किसान तहरीक का गढ़ समझे जाने वाले घोरपुर इलाके में बड़ी तादाद में किसान और मजदूर जमा हुए और मरकजी हुकूमत से तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा किसानों ने खाद, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। किसानों के ताल्लुक से बनाए क़वानीन के खिलाफ चल रहे एहतजाज को आज 6 माह मुकम्मल हुए। इस मौके पर किसान लीडरान ने आज एहतजाज दर्ज कराने का ऐलान किया था, लेकिन अलीगढ़ में किसान एहतजाज को एहतजाजी तरीके से दर्ज नहीं करा सके। पुलिस सुबह से ही लीडरान के घरों पर तैनात हो गई, जिसके सबब मुतादिद जगहों पर एहतजाज नहीं हो सका। वहीं कुछ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद हुए और पुतले भी नजर आतिश किए गए, लेकिन इन एहतजाजों में अवामी नुमाइंदे कम ही नजर आए। किसान लीडरान ने इसी मुनासिबत से अपने घरों पर काले झंडे लगाकर एहतजाज दर्ज करवाया। आज जैसा कि हमारे किसान आंदोलन को चलते हुए 6 महीने पूरे हो गए, मोदी सरकार की हठधर्मिता का जो शासन है उसको 7 साल पूरे हो गए। इसी के उपलक्ष्य में हमने ये आज काला दिवस मनाने का जो है राष्ट्रीय आह्वान था। इसमें यह आह्वान था कि हम प्रधानमंत्री के पुतले फूकें ताकि हम प्रतिरोध जताएं, क्योंकि सरकार ने ना तो हमसे बात कर रही है। अभी किसानों ने एक संयुक्त पत्र भी लिखा सरकार को, लेकिन उसके एवज में सरकार ने यह कहा कि कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए सरकार की हठधर्मिता अब सामने आ चुकी है। सरकार जिस तरह से कोरोना के नाम पर जनता को मार रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और दवाएं नहीं है और दवाओं की कालाबाजारी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी आज तक हम कीमत नहीं जानते थे, फ्री में हमें मिलता था, उसकी कीमत 40-40 हज़ार रुपये मिल रही है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोरोना से मुतासिर मरीजों की जान बचाने के लिए दवा से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक का इंतजाम करने के लिए परेशान होने के बाद अब तीमारदार ब्लैक फंगस से मुतासिर अपने मरीजों की जान बचाने के लिए दवा और इंजेक्शन हासिल करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर मेरठ जिले में प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तीमारदार दवा के लिए जिला इंतजामिया से लेकर महकमे सेहत के जिम्मेदारान तक फरियाद कर रहे हैं। मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों को इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा और इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों के तीमारदारों के मुताबिक ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए दवा और इंजेक्शन महज सरकारी अस्पतालों को महकमा सेहत की जानिब से फराहम की जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज मरीज को ये इंजेक्शन और दवाएं ना तो अस्पताल से और ना ही बाजार से दस्तयाब हो पा रही हैं, जबकि ब्लैक मार्केट में इंजेक्शन और दवाएं ऊंची कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। पहली तारीख को आए थे और पिछले 24 दिन से यहीं पे हम लोग पहले कोविड में थे और अब इधर आए हैं और पिछले हम 8-10 दिन से हम जो है इंजेक्शन के लिए बहुत परेशान हैं। कौन से क्या बीमारी है, कौन सा इंजेक्शन है? इनको जो है ब्लैक फंगस हुआ था और पहले कोविड था इनको, अब ब्लैक फंगस है। इनका ऑपरेशन भी हो चुका। ऑपरेशन के बाद इनको मेडिसिन ही मिल पाई पूरी फुल मात्रा में। आपने मेडिसिन के लिए कहाँ? मैं सर जो है डीएम साहब से भी बात की, सीएम ऑफिस भी मैं जो है 3-4 बार गया हूँ, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया हमें। और फिर मैं यहाँ पे एडी ऑफिस गया हूँ, वहाँ पे जो है जीमेल, पहले तो एक दिन गए हम वहाँ पे जो है ऐसे खड़े रहे हम, फिर अगले दिन गए तो जीमेल बोल रहा है कि 2 दिन के बाद दवा मिलेगी। नहीं मिल पा रही है सर, हमें ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल पा रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कीमो वगैरह पे भी हम लोग धक्के खा रहे हैं, अरेंज नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी है। अपनी कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी कैसे करके अरेंज हो जाए चीज़ें, वो हमें नहीं मिल रही। अगर कहीं से मिलती हैं तो सर दवाई के रेट इतने हैं कि हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज इंतजामिया मेडिकल में जेर इलाज मरीजों के लिए दवा और इंजेक्शन की जरूरत के मुताबिक स्टॉक होने का दावा कर रही है और सीएमओ भी सभी मरीजों के लिए दवा दस्तयाब होने की यकीन दहानी करा रहे हैं। मरीजों के ऑपरेशन के साथ साथ हम लोग दवाइयाँ भी दे रहे हैं। जो दवाइयाँ दे रहे हैं एम्फोटेरेसिन भी जो है रिकमेंडेड है उसको दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को काफ़ी फायदा हो रहा है। ब्लैक फंगस का वैक्सीन नहीं आती, दवाई आती हैं और दवाइयाँ हमें मिल रही हैं सरकार के सौजन्य से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हमें प्राप्त हो रही हैं।
इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी जो होता है वो मेन इंजेक्शन है। उसके दो तरह के हैं, एक लाइसोसोमल एक लाइफोलाइज्ड, दो तरह के इंजेक्शन्स होते हैं। उन दोनों में वो की जा रही है मेडिकल कॉलेज के अंदर और ज़िले के अंदर। शासन ने उनको भेजा है यहाँ पे और कोशिश की जा रही है इनको प्रचुर मात्रा में हर मरीज को मिल सके। एक तरफ ब्लैक फंगस से निमटने और मरीजों के इलाज के लिए दवा और इंजेक्शन दस्तयाब होने के महकमा सेहत के दावे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों के तीमारदारों की फरियाद। ऐसे में इंतजामिया के दावों और हकीकत में फर्क साफ नजर आता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और तामीरी सरगर्मियां बंद है। ऐसे में समाज का गरीब और मजदूर तबका मफलूज होकर रह गया। इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की भी है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल है। ऐसे ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए समाजी सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, लेकिन बहुत से अफराद अपनी ज़ाती कोशिशों से रज़ाकाराना तौर पर इस समाजी फरीज़े को अंजाम दे रही हैं। मेरठ में भी रज़ाकारों की ऐसी एक जमात जरिया फाउंडेशन में शामिल नौजवान दूसरी समाजी तंजीमों के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं। फैसिलिटी की चीज़ अलग है, लेकिन उसके अलावा भी लोग जो है खाने से बड़ा परेशान हो जाते हैं। उनको खाना नहीं मिल पाता ठीक से, उनको जो है 3 वक्त की खाना है, 2 वक्त की रोटी, ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जो है मिलके सोचा है कि हम जो है पका हुआ खाना लोगों को मुहैया कराने की कोशिश करें, और उसके लिए बहुत एक कम कीमत पे हमने सोचा है कि 5 रुपये में अनलिमिटेड खाना, कोई कितना भी खाना खा सकता है, 5 रुपये की कीमत में उतना खाना हम उसको दें। जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है इस दौर में, रेस्टोरेंट बंद हैं, तो उनको हम एक बहुत कम पैसों में खाना उपलब्ध करा पाए, है ना। तो एक जरिया के साइमन भाई और हमने आपस में कोलैब करके इसकी एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट करी है, होप वी गेट सक्सेस। और हमने इसकी कीमत जिसकी इसलिए लगी है ताकि लोग वेस्ट ना करें। और जो हमारा फंडिंग का जो सीन है वो ये है कि हम कॉलेज स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, शहर में नामी गिरामी लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि उनका पैसा जो फंड करना चाहते हैं वो सही जगह लगे। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान की जेल से रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी के कारकुन नेहा राज ने खून से खत लिखकर सदर जमहूरिया को रवाना किया। खून से लिखे खत में नेहा राज ने पैरोल पर आजम खान की रिहाई की मांग की है। आजम खान का फिलहाल कोरोना का इलाज मैदांता अस्पताल में चल रहा है। लखनऊ में वाक़ शाहीन एकेडमी ने यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के सबब जिन बच्चों के वालिदैन फौत हो गए उनको शाहीन एकेडमी मुफ्त में तालीम देगी। इस बात का ऐलान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। इस वक्त हमारा मुल्क और सूबे उत्तर प्रदेश कोविड की वजह से बहुत ही ख़राब हालात से गुजर रहा है, और इस वबा की जद में आकर के बड़ी तादाद में लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिसकी की वजह से एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो कि यतीम हो चुकी है। लिहाजा हम लोगों ने शाहीन एकेडमी लखनऊ, जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में कायम है, उसमें यह फ़ैसला किया है कि ऐसे वो बच्चे जो कि कोविड की वजह से यतीम हो गए हैं, उनको हम लोग अपनी एकेडमी में फुल स्कॉलरशिप दे करके फ्री में और मुफ्त में इंशाअल्लाह तालीम और एजुकेशन देंगे। आप हजरात भी हम लोगों का साथ दीजिए। ऐसे बच्चे जहाँ कहीं भी हों उनको हमारे यहाँ एकेडमी में लेकर आइए। इंशाअल्लाह हम लोग अपने एकेडमी में उनको आला से आला तालीम देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यूपी में कोरोना की शिद्दत में कमी आने के साथ साथ अब सियासी सरगर्मियों में भी इजाफा होने लगा। योगी हुकूमत की तरफ से नाफिज किए जाने वाले मुतनाज़ एंटी कन्वर्जन एक्ट के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि मुबैना लव जिहाद के नाम पर बनाए गए इस कानून की आड़ में मुस्लिम नौजवानों को हिरासा करने का काम किया जा रहा है। MIM का कहना है कि इस मुतनाज़ कानून के तहत गिरफ्तार किए गए नौजवानों के हक में इलाहाबाद हाई कोर्ट कई बार अपना फैसला सुना चुका है। MIM का इल्जाम है कि तब्दील मजहब मुखालिफ कानून सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि वो बहुत जल्द रियासत गिर पैमाने पर इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ अपनी सियासी मुहिम शुरू करेगी। है कि एंटी कन्वर्जन बिल जो इन्होंने पास किया है, ये मुद्दा पे पहली बात तो ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक हर जगह इनको कोर्ट में
मुंह की खानी पड़ी है। सारे मुकदमे में लोगों की ज़मानतें हो गई हैं, जिससे ये साबित हुआ कि इन्होंने बाइज्ड होकर ये कानून बनाया हुआ था। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक मुद्दा उठाने की बात है तो हिंदुस्तान में असदुद्दीन वैसी साहब आज की तारीख में मुसलमानों की ज़बान समझे जाते हैं। जहाँ वो दलितों की बात करते हैं, ट्राइबल्स की बात करते हैं, बैकवर्ड्स की बात करते हैं, वहीं पर मुखद रूप से जो है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी और ख़ास तौर से मुसलमानों की बात वो कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो मुद्दे हमारे माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर हम तमाम उन मुद्दों को उठाएंगे जो हमारे ख़िलाफ़ जो है लाए जा रहे हैं, चाहे कानून के शक्ल में हो चाहे वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में हो। हम उनका विरोध करेंगे, उसको पब्लिक में ले जाएंगे कि ये सरकार इस तरह से बाइज्ड होकर जो है। अलीगढ़ में पुराना बस स्टैंड इन दिनों लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। ड्राइवरों की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अलीगढ़ बस स्टैंड के एक हिस्से में कुछ ढलान वाला रास्ता है, जिस पर ड्राइवर बस खड़ी करके चले जाते हैं और बस बगैर ड्राइवर के आगे बढ़ जाती है, जिससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं। आज भी ऐसा ही एक वाकया रौनमा हुआ, जहां बस बगैर ड्राइवर के आगे बढ़ गई और सामने एक दुकान में घुस गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। बस आ रही है, धकेल वकेल सब पलट गई, सामान बच्चे बैठे थे वहाँ पे, जब दूर खड़ा था बच्चे को हटाया, बच्चे हटे यहाँ से, गाड़ी आई। तो इसमें ये गाड़ी यहाँ कैसे गई थी, क्या हुआ? हर बार आती है, ढलान पे गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी अपना स्टार्ट होती है, अपना चल देती है। तो इसमें ड्राइवर नहीं था? ड्राइवर नहीं था, तो गाड़ी स्टार्ट छोड़ दी उन्होंने? गाड़ी स्टार्ट होती है। अलीगढ़ जिला पंचायत इलेक्शन में इस मरतबा नौजवान उम्मीदवारों ने खूब कामयाबी हासिल की। इनकी कामयाबी का तनासुब 30% से ज़्यादा बताया जा रहा है और ज़्यादातर प्रधान तालीम याफ्ता हैं। आज अलीगढ़ में एक ऑनलाइन तकरीब में प्रधानों ने हलफ लिया। अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक के नगलिया गांव के 22 साला नौमंतखब प्रधान यादवेंद्र सिंह ने BSc की तालीम हासिल की है। इन्होंने आज हलफ लेकर कहा कि देही इलाकों की बदहाली को दूर करने के लिए नौजवानों को अब जिम्मेदारी संभालनी होगी और यही वाहिद तरीका है जिससे बदहाली को दूर किया जा सकता है। मुतादिद गाँव के प्रधानों ने आज ऑनलाइन तकरीब में हलफ लिया और कहा कि अवाम ने इन्हें जिन उम्मीदों के साथ मुंतखब किया है वो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और खूब तरक्याती काम करवाएंगे। विकास के लिए उन्होंने चुना और विकास के लिए मैं खरा उतरूंगा और विकास के लिए ही प्रधान बनाया है गाँव में। विकास ही करना चाहिए। प्रधान का मतलब है कि गाँव का संपूर्ण विकास, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति विकास से अचूका ना रहे, किसी व्यक्ति को कहीं पे कोई ऐसी भी परेशानी हो उसमें प्रधान का उसके साथ निर्वहन हो। और कई रास्ते हैं, नल लैट्रीन आती हैं सरकारी, उनको करवाना, पेंशन आती है, बुजुर्गों की पेंशन है, मकान गांव में सरकारी आवास योजना है प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उसके थ्रू गांव में मकान वगैरह बनवाने, ये सब प्राथमिकताएं हैं और उन पर खरा उतरेंगे। गांव ने जिस तरीके से हमें इस पद पर बैठाया है, इसी पद की गरिमा रखते हुए हम संपूर्ण गांव के लिए हमेशा तक। अलीगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब 50 साला बुजुर्ग विजयपाल को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। विजयपाल रफ़े हाजत के लिए खेत जा रहे थे। मकतूल के भाई कुंवरपाल ने बताया कि 23 बीघा अराजी के तनाजे में 30 साल पहले उनके वालिद महेंद्र को कत्ल किया गया था और अब इसी जमीन की वजह से भाई जयपाल को कत्ल किया गया। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ऐसे बात है सौरभ, हमारे लड़का पे कि सौरभ आ जाए, इतने चाचा में गोली मार दी। कुछ हो रहा जगह खेन बहुत लेट जगह, तुरंत न्यू भागे आए हो। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? हम बोले मैं दौड़ पे जा रहा हूँ। कब बालक को फोन आए हो? फिर यहाँ थे गए आए गो तो यहाँ थे फोन गए हो एक लड़का पे मुनीस नाम के पे ऐसे ऐसे गो मुनीस। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेजात इस्तेमाल करके बैंक के साथ धोखाबाजी करने वाले एक जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जोड़ा तकरीबन 5 करोड़ की जायदाद फर्जी तरीके से बेचकर फरार हुआ था, जिसके बाद एक मुतासरा खातून ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। ये एक एंटी फ्रॉड सेल के माध्यम से नवंबर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पति पत्नी और मैंने बैंक के किसी कर्मचारी के साथ मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है। उसमें इस तरह से था कि ये संपत्ति जो दंपति की थी, इस संपत्ति को ऑलरेडी इन्होंने एक बैंक से लोन ले रखा था 3.5 करोड़ का। फिर वही संपत्ति फर्जी कागज़ों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और उस पर भी लोन
करवा के वो लोन का पैसा भी इन्होंने ही लिया। तो कुल मिला के इन्होंने लगभग 5-5.5 लाख रुपया लिया और उसमें ब्याज समेत मिला के लगभग इस समय 7 करोड़ के आसपास देनदारी इन लोग की है। और इसमें इस दूसरे व्यक्ति के साथ जिसको कि फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर एक और रजिस्ट्री करवा दी गई, तो उसकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें जांच हुई थी, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो इसमें दोनों जो दंपत्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इंद्रजीत और सुनीता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बिहार में कोरोना केसों में लगातार कमी आ रही है और इसका असर डायग्नोस्टिक सेंटर में भी नजर आ रहा है। पटना में टेस्ट सेंटर में पहले की तरह हुजूम नजर आ रहा था, तब अब इसमें कमी वाक़ई हुई है। पहले जहां एक दिन में एक सेंटर पर 250 अफराद आते थे, अब वहां 50 लोग ही पहुंच रहे हैं। पटना के होटल अशोका में बने टेस्टिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे साकित कुमार ने। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार घट रहे हैं और उसका असर जो टेस्टिंग सेंटर है वहां पर भी दिख रहा है। अभी हम मौजूद हैं पटना के होटल अशोक में, जो टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है वहां पर मौजूद है। और यहां पर देखिए काफ़ी भीड़ कम है यहाँ पर, यानी है ही नहीं, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए अब पहुँच रहे हैं। अमूमन जो टेस्टिंग पिछले दिनों अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी कम लोग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम पहुंच रहे हैं। हम एक बार बात कर लेते हैं, अब काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। जी अभी तो हमारे पास रिपोर्ट है 32 लोग RT-PCR के लिए और 7 लोग एंटीजन के लिए। अमूमन पहले कितने लोग आ जाएगा? पहले लोग अब तक तो 200 आता है। पूरे दिन में पहले कितने लोग आते हैं? जी पहले पूरे दिन में कितने लोग आते हैं? वही 250 के आसपास। टेस्टिंग सेंटर में यहाँ पर जैसा कि वो बता रहे हैं कि काफ़ी कम हो गया है लोगों के पहुँचने का सिलसिला। अमूमन जितनी संख्या में लोग पहले पहुंचते थे, अब उतनी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और ये कह सकते हैं एक अच्छी खबर है बिहार के लिए कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं उसका सीधा असर जो टेस्टिंग सेंटर है वहां भी दिख रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि लोग जांच कराने पहुंच भी जो रहे हैं उसमें काफ़ी कम संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक राहत देने वाली खबर है और लगातार ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ दिनों में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। साकित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी की तहसील डुमरा के गांव लगमा में 4 साल पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम किया गया था। अब इस पर ताला लटक रहा है, लोगों तक इस सेंटर का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है और यह आपको एक तस्वीर के माध्यम से हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में तकरीबन 3 साल पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया और आप तस्वीर देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति क्या है। चकाचक भवन का यह निर्माण किया गया है और इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। डेंट पेंट बेहतर तरीके से किया गया है। जो दीवारें हैं उस पर कई तरह के बीमारी को भगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर ये है कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पिछले कई महीने से ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कोई आता नहीं है। न तो यहाँ कोई डॉक्टर आते हैं और न ही स्वास्थ्य कर्मी आते हैं। और हैरान कर देने वाली तस्वीर ये है कि ये सीतामढ़ी जिले के जो जिला मुख्यालय डुमरा है उससे तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जहाँ की यह तस्वीर चौंकाने वाली है कि आखिरकार सरकार ने जब यहाँ पर पैसे खर्च किए हैं, डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है, स्वास्थ्य कर्मियों का डिपोटेशन किया गया है, तो फिर यहाँ पर आखिरकार कोई आता क्यों नहीं है। कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, लोगों को इलाज की जरूरत है, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं और स्थिति जो आप देख सकते हैं कि ताले लगे हुए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, कोई यहाँ पर आता नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है और चौंकाने वाला यह दृश्य है कि आखिरकार सरकार ने यहाँ पर पैसा खर्च क्यों किया। इतनी राशि खर्च करने के बाद, भवन निर्माण करने के बाद, डॉक्टर के डिपोटेशन करने के बाद भी आखिरकार गांव के लोगों को कोई सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, यह सवाल स्वास्थ्य विभाग से करने की जरूरत है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। समुद्री तूफान यास को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट हेडक्वार्टर पटना में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां पूरे बिहार पर नजर रखी जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे ने 30 मई तक पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए तूफान पर नजर रखी जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे ने आज से SDRF और NDRF की 22 टीमों में मुख्तलिफ अजला में तैनात की है। साथ ही लोगों से एहतियात
करने की भी अपील की गई है। बिहार में मौसम का मिजाज सुबह से ही बदलने लगा है, हल्की बारिश हो रही है और देख सकते हैं यहाँ पर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जिसके जरिए जो साइक्लोन है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। चाहे वो उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल या बिहार, तमाम जगहों की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और यहाँ से जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं साइक्लोन का, उस पर ये लोग यहाँ जो एक्सपर्ट की टीम है यहाँ से नजर बनाए हुए हैं, यानी तारीख वाइज यहाँ पर टाइम वाइज जो है डेटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो, इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। पूरे बिहार के लोगों से अपील भी की जा रही है। तो इस वक्त आपको हम पटना के आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी कर्मी किस तरह से मुस्तैद हैं। सुबह का वक्त है और शाम तक कहा जा रहा है कि साइक्लोन का साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। जरा हम यहाँ के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं आपदा विभाग के। क्या कहेंगे, एक बार हम जो मॉनिटर है उसकी तरफ आपको ले चलते हैं और बताइए कि किस तरह से असर पड़ रहा है और 1:30 बजे के बाद जो पूर्वानुमान है, फोरकास्ट है, क्या कह रहा है जी? ये हमारा अभी साइक्लोन का ये रियल टाइम इसका स्टेटस बता रहा है साइक्लोन पिक्चर का। अभी ये 26 तारीख के डेट का रियल टाइम इसका पोजीशन है साइक्लोन का। और IMD के प्रिडिक्शन के अनुसार, फोरकास्ट के अनुसार, ये साइक्लोन जो है 1:30 से 2 बजे के बीच में आज जो है लैंडफॉल करेगा। और एक बार जब साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तो सेंटर क्या होगा जहां पर लैंडफॉल करेगा? बालासोर के आसपास सेंटर है IMD का। उसके बाद जब एक बार ये लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद ये साइक्लोन का जो विंड है और क्लाउड्स है वो साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार में इसकी मतलब पहले से भविष्यवाणी की गई है कि इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार के ऊपर आएगा और साथ साथ नॉर्थ बिहार में भी रहेगा। हाई अलर्ट जिलों में स्पेशली जो साउथ बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहेंगे, जैसे कि बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, रोहतास हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, ये सब सीमांचल में भी कहा जा रहा है। हाँ, सीमांचल में भी इसका इफेक्ट रहेगा। यास चक्रवाती तूफान का वो सामने आ रहा है और निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन विभाग का जो कंट्रोल रूम है पूरी तरह से मुस्तैद है। पल पल की जो प्रतिक्रिया है सामने आ रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि आप खुले में बाहर नहीं निकलें, बारिश का मजा लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी पेड़ के नीचे, बिजली के पोल के नीचे आप नहीं ठहरें, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तूफान यास का असर पटना में नजर आने लगा है और मौसम का मिजाज बदल चुका है। पटना समेत रियासत के कई अजला में हल्की फुल्की बारिश हुई और तेज हवाएं भी चली। बिहार स्टेट हेल्थ कमेटी के नाम पर सैकड़ों की तादाद में डॉक्टरों के फर्जी असामी की हकीकत उस वक्त सामने आई जब बिहार के कई अजला के उम्मीदवार पटना इंटरव्यू के लिए पहुंचे। उम्मीदवारों से इंटरव्यू के लिए 2400 रुपये मांगे गए थे। हकीकत सामने आने के बाद तलबा ने महकमे सेहत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।